बी डबल ई में मेश लूप एनालिसिस हो गया था। कंफ्यूज नहीं होंगे, लूप एनालिसिस मेश एनालिसिस एक ही है लगभग। ठीक है, आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो नोडल एनालिसिस मेथड पर बेस्ड रहेगा। नोडल एनालिसिस, नोड से ही बना है वर्ड नोडल एनालिसिस। अभी तक हम मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस बोल सकते हैं, उसी की बातें हुआ था। अब नोडल एनालिसिस की बातें होगा। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस का यूज़ ऐसे सर्किट, ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट की एनालिसिस में करते हैं जिस कॉम्प्लेक्स सर्किट में मल्टीपल नंबर ऑफ मेसेस हो या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांच हो। तो जिसमें पैरेलल ब्रांच या फिर मेस की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पैरेलल जो सर्किट्स होता है जिसमें नंबर ऑफ मेसेस की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। पैरेलल ब्रांचेस की संख्या जिसमें ज़्यादा होती है, ऐसे सर्किट की एनालाइज करने के लिए उस सर्किट के किसी भी पाथ पर फ्लो होने वाला करंट या फिर किसी भी एलिमेंट पर वोल्टेज या फिर किसी भी एलिमेंट पर पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करने के लिए हम जनरली मेश या फिर लूप एनालिसिस के रिस्पेक्ट में हम नोडल एनालिसिस मेथड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उन जगह पर प्रीफर करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस हैं या फिर उस सर्किट में पैरेलल सर्किट की, मतलब पैरेलल ब्रांचेस की संख्या क्या है, ज़्यादा। तो अगर पैरेलल ब्रांचेस की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, नोडल एनालिसिस मेथड है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस मेथड यूज़ करते हैं उस पैरेलल सर्किट जिसमें पैरेलल ब्रांचेस की संख्या या फिर नंबर ऑफ मेसेस की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया नोडल एनालिसिस। तो नोडल जो एनालिसिस है उसमें सर्किट की एनालाइज करने के लिए हम जनरली किरचॉफ्स करंट लॉ का यूज़ करते हैं। और आप सबको पता ही है कि किरचॉफ्स करंट लॉ सर्किट की नोड पर अप्लाई होता है। बट लूप एनालिसिस मेथड में क्या होता है, हर एक मेश या फिर हर एक पर्टिकुलर लूप के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं, केवीएल लगाते हैं और उस पर बेस्ड एक एक क्या करते हैं, हम इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर बेस्ड होता है मेश एनालिसिस। नोडल एनालिसिस जो होता है किरचॉफ करंट लॉ पर बेस्ड होता है। जहाँ पर स्मॉलेस्ट सर्किट है, छोटा सा सर्किट है जिसमें नंबर ऑफ क्लोज पाथ या फिर नंबर ऑफ मेश कम है, उस सर्किट की एनालिसिस के लिए हम लूप एनालिसिस मेथड यूज़ करते हैं। बट जिस सर्किट में नंबर ऑफ मेसेज ज़्यादा है या फिर नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस ज़्यादा है, उस नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस वाले, ज़्यादा ब्रांचेस वाले सर्किट के एनालाइज करने के लिए हम नोडल एनालिसिस मेथड को ही प्रीफर करते हैं। तो नोडल एनालिसिस में क्या होता है, हर एक नोड, अब नोड किसको बोलेंगे, ऐसे पॉइंट जहाँ पर दो से अधिक, तीन या फिर तीन से अधिक, मतलब दो से अधिक ब्रांचेस जिस पॉइंट पर आपस में मिलते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को जंक्शन सर्किट का क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं या फिर नोड बोलते हैं। तो नोडल एनालिसिस में जितने भी नोड्स हैं, हर एक नोड्स पर क्या करते हैं, हम केवीएल केसीएल अप्लाई करते हैं। नोडल एनालिसिस टेक्निक में ये भी होता है कि कोई एक पर्टिकुलर नोड को हम कॉमन नोड की तरह या फिर रेफरेंस नोड की तरह हम यूज़ करते हैं और उसकी पोटेंशियल को, उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, ज़ीरो एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये नोडल एनालिसिस का मेथड में यही होता है। ठीक है, तो जहाँ पर पैरेलल ब्रांचेस ज़्यादा हो, ठीक है, उस ब्रांचेस पे कैलकुलेशन करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे,
नोडल एनालिसिस का यूज़ करेंगे। तो चलो मैं इसको सीधा एक न्यूमेरिकल के साथ ही ले चलता हूँ। न्यूमेरिकल इसमें थ्योरी वाले बात ही नहीं, थ्योरी तो बस इतना ही है, पैरेलल ब्रांचेस की जहाँ ज़्यादा हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट उसकी एनालिसिस करना है तो नोडल एनालिसिस। मैं तो वैसे भी थ्योरी और न्यूमेरिकल एक साथ लूँगा, इसमें क्या कर रहे हैं उसको। तो चलो एक क्वेश्चन है, ये 4 वोल्ट है, ये आपका 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक, ये आपका 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है और ये आपका 2 वोल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने ये सर्किट दिया है, क्वेश्चन वाले ने सर्किट में ये बोल दिया है कि सर्किट के जो 3 ओम का रजिस्टर है, सर्किट में जो 3 ओम का रजिस्टर है, उस 3 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। उन्होंने यही बोल दिया। ठीक है, तो नोडल एनालिसिस का फर्स्ट पॉइंट तो ये बोलता है कि जितने भी सर्किट में जंक्शंस हैं, सारे जंक्शंस को क्या कर दो, मार्किंग कर दो। ठीक है, तो सर्किट में जितने भी जंक्शंस हैं, सर्किट में जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को क्या कर दो, नंबरिंग कर दो, मार्किंग कर दो, जंक्शंस को मार्किंग कर दो। ठीक है, तो मैंने बताया कि जंक्शन जंक्शन को ही दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक, तो नोडल एनालिसिस के मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक नोड को हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं और हर एक नोड पर हम एक एक वोल्टेज क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हर एक नोड को हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। अब देखो ये तो नोड नहीं है, यहाँ से ये एक पॉइंट हुआ, यहाँ एक ब्रांच हो गया, दूसरा ब्रांच हो गया और ये तीसरा ब्रांच हो गया। 2 से अधिक ब्रांचेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एक जंक्शन हो गया, ये जंक्शन नंबर 1 हो गया, सपोज नोड नंबर 1। ठीक है, और ये एक ब्रांच हो गया, ये इधर दूसरा ब्रांच हो गया और ये इधर तीसरा ब्रांच हो गया। तो दूसरा नोड ये हो गया, सेकंड नंबर का नोड ये हो गया। ठीक है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से इस सर्किट में 2 ही जंक्शन हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बोलता है कि सर्किट में जितने भी जंक्शंस हैं, हर एक जंक्शंस को क्या कर दो, मार्किंग कर दो। ठीक है, तो मैंने मार्किंग कर दिया कि सर्किट में एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन ये है। नोड मतलब 3 या 3 से अधिक, 2 से अधिक जितने भी ब्रांचेस कनेक्टेड रहेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जंक्शन या नोड बोलेंगे। तो नोड फर्स्ट एंड नोड सेकंड हो जाएगा, 2 नोड है। हर एक नोड पर हम क्या करते हैं, वोल्टेज अजम्पशन कर लेते हैं। ठीक है, तो हर एक सपोज इस नोड नंबर 1 और नोड नंबर 1 का जो वोल्टेज है उसको मैं अपने तरफ से क्या मान लिया, V1 वोल्टेज मान लिया। नोडल एनालिसिस ये बोलता है कि कोई सा भी एक जो नोड है उसको हम एक कॉमन नोड की तरह या फिर एक रेफरेंस नोड की तरह हम ट्रीट करेंगे और उस रेफरेंस नोड की वोल्टेज को हम क्या करेंगे, जनरली 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये तो इसके वोल्टेज को V1 मान लिया, ये यहाँ पर एक ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच, ये एक और ब्रांच है। हम इसी नोड को क्या कर देते हैं, कॉमन, सब के लिए कॉमन दिख रहा है, इधर इस ब्रांच के लिए भी है, इस ब्रांच के लिए भी, इस ब्रांच के लिए, तो ये वाले कॉमन नोड है। तो इस कॉमन नोड के पोटेंशियल को हम क्या मान लेते हैं, 0 वोल्ट मान लेते हैं। इसको रेफरेंस नोड की तरह यूज कर लो। तो दिस इज कॉमन नोड और इस कॉमन नोड की वोल्टेज को क्या मान लिया मैं, 0 वोल्ट मान लिया। क्लियर हुआ, इस कॉमन नोड की वोल्टेज को हम क्या मानेंगे, 0 वोल्ट मान लिए। ठीक है,
0 वोल्ट ले लिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने तो ये बोला कि सर्किट में जितने भी नोड्स है हर एक नोड्स को मार्किंग करो। नोड को मार्किंग करने के बाद कोई एक नोड है उसको रेफरेंस नोड की तरह, कॉमन नोड की तरह यूज़ करो, और उस रेफरेंस या फिर कॉमन नोड की पोटेंशियल को हम क्या ले लेते हैं, जीरो पोटेंशियल अजम्पशन कर लेते हैं। तो सपोज द पोटेंशियल और वोल्टेज ऑफ दिस नोड इज जीरो, इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। क्लियर हो गए। फिर उसके बाद हर एक ब्रांच पर हम एक एक करंट एजम्पशन करेंगे। ठीक है, तो ये बैटरी का प्लस साइन है, तो मैं अपने तरफ से एजम्पशन कर लिया कि सपोज यहाँ से क्या हो रहा है, ये करंट जा रहा है I1। मैं अपने ओर से क्या मानूंगा, एक करंट मानूंगा I1, कि सपोज I1 जो करंट है वो इस बैटरी के पॉजिटिव से निकलकर इधर जा रहा है, नोड की ओर जा रहा है। आप इसके डायरेक्शन को उल्टा भी ले सकते हैं, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो मैंने अपने तरफ से इसके डायरेक्शन को नोड की ओर जाते हुए दे दिए। ये दूसरा ब्रांच दिख रहा है, सपोज यहाँ के करंट को मैं मान लेता हूँ I2। सपोज करेंट थ्रू दिस ब्रांच इज I2। मैं अपने तरफ से इस वाले करेंट को नोड से दूर जाते हुए दिख रहा हूँ, आउट गोइंग फ्रॉम द जंक्शन माना हूँ। यहाँ पर बैटरी का प्लेट है, तो इस प्लेट से निकलते हुए एक और ब्रांच का करंट मान लेता हूँ, इसको दे देता हूँ अपनी तरफ से I3। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या किया, हर एक ब्रांच पर एक एक करंट को अजम्पशन कर लिया, हर ब्रांच पर करंट अजम्पशन करना। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि इस वाले में क्यों कुछ नहीं माने, भाई इसी ब्रांच से ही तो फ्लो होने वाला करंट I1 ऐसा है, और इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट पूरा I2 दिख रहा है, और इस वाले ब्रांच से ऐसा क्या हो रहा है, I3। तीन ब्रांच है, तीनों ब्रांच पे मैंने फ्लो होने वाले करंट को मैंने अपने तरफ से I1, I2 और I3 मान लिया। किसी एक को I1 माना, किसी एक को I2 माना, और किसी एक को क्या मान लिया, I3 माना। ठीक है, तो I1, I2 एंड I3 माना। ठीक है, तो हर एक ब्रांच पर मैंने फ्लो होने वाले करंट को हमने उसकी डायरेक्शन के साथ क्या कर लिया, एजम्पशन किया। तो किसी करंट को हमने अपने तरफ से इनकमिंग टूवर्ड्स दी जंक्शन माना, जंक्शन की ओर आते हुए माना। किसी करंट को हमने जंक्शन से आउट गोइंग माना, आउट गोइंग फ्रॉम दी जंक्शन माना। आप अपने हिसाब से अपने सुविधा अनुसार कोई भी रेफरेंस मान सकते हो। मैंने यहाँ पर एक एक बैटरी देखा है, तो सोचा कि क्यों ना बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकलते हुए एक एक करंट मान लूँ, ऐसा सोच करके मैंने उसको करंट को मार्किंग। आप किसी को भी I1, I2, I3 मान सकते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी को भी आउट गोइंग मान सकते हैं, रूल्स का फॉलो करना है, हर एक रूल में क्लियर कर दूँ। तो नोडल एनालिसिस का अगला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद क्या बोलता है नोडल एनालिसिस, कि सर्किट के हर एक नोड पर क्या लगाना है, अपन को KCL लगाना है, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है। ठीक है, तो सर्किट के हर एक नोड पर KCL लगाएंगे। चलो लगा लेते हैं सर्किट के हर एक नोड पर KCL। तो सर्किट के हर एक नोड पर KCL जो लगेगा, ठीक है, तो KCL अप्लाई KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड फर्स्ट। ठीक है, नोड फर्स्ट पर हम KCL लगाएंगे। ठीक है, नोड फर्स्ट पर KCL लगाएंगे। वैसे तो यहाँ पर दो ही नोड दिख रहे हैं, एक फर्स्ट नोड जहाँ की पोटेंशियल को, वोल्टेज को मैंने अपने तरफ से V1 माना है, क्योंकि वहाँ तो कुछ वोल्टेज नहीं दिख रहा है, तो मैंने उस जंक्शन की वोल्टेज को V1 मान लिया। फिर एक और जंक्शन जिसको सेकंड दिया हूँ उसको तो मैं रिफरेंस जंक्शन मान लिया, और वहाँ की वोल्टेज को अपने तरफ से क्या ले लिया, 0 ले लिया। ठीक है, तो वहाँ को 0 ले लिया, तो उसको वहाँ पर KCL नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ का पोटेंशियल को मैंने 0 माना और उसको रिफरेंस की तरह यूज़ करो। तो सिर्फ और सिर्फ यही बस जंक्शन दिख रहा है, इसी जंक्शन पर क्या लगा लेते हैं, KCL। तो किरचॉफ का करंट नियम क्या बोलता है कि सर्किट के किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट का सम जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम का इक्वल होगा। ठीक है, तो देख लो, ये I1 जो करंट है वो जंक्शन की ओर आ रहा है, यहाँ से I3 करंट है वो जंक्शन की ओर आ रहा है, और I2 करंट है वो जंक्शन से दूर जा रहा है।
तो I1 प्लस I3 जंक्शन की ओर आने वाला करंट है और I2 जो करंट है वो जंक्शन से दूर जा रहा है। तो I1 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो गया, I2। I1 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो गया, I2 हो गया। तो जंक्शन की ओर आने वाले करंट का सम हमेशा जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम का क्या होगा, इक्वल होगा। तो हर एक नोड के लिए केसीएल इक्वेशन लिखेंगे, फिर हर एक करंट को हम वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे। ऐसा केसीएल लिखने के बाद नोडल एनालिसिस में हर एक करंट को वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो I1 है, इसको वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखेंगे कि ये करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। I1 करंट, ये I1 करंट, I1 करंट कहाँ से जा रहा है, देखो ये बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से निकल कर कहाँ तक जा रहा है, इस नोड नंबर 1 तक। मतलब इस 4 वोल्ट से लेकर कहाँ तक जा रहा है, V1 वोल्टेज के बीच जा रहा है। 4 वोल्ट से लेकर कहाँ तक जा रहा है, V1 वोल्टेज तक के जा रहा है। ठीक है, 4 वोल्ट से शुरू होकर V1 वोल्टेज तक जो 4 वोल्ट है, तो क्या होगा, ये वाला 4 वोल्ट है, इसके लिए सोर्स वोल्टेज कहलाएगा, इसके पॉजिटिव से निकल रहा है। और ये V1 जो वोल्टेज है इसके लिए क्या कहलाएंगे, डेस्टिनेशन वोल्टेज। तो इस सोर्स से करंट I1 है वो इस डेस्टिनेशन तक जा रहा है, तो सोर्स वोल्टेज माइनस क्या होगा, डेस्टिनेशन वोल्टेज, डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर ब्रांच में 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये 2 ओम और ये 3 ओम, और दोनों आपस में किस फॉर्म में दिख रहे हैं, सीरीज फॉर्म में। तो जब भी रजिस्टर है वो सीरीज फॉर्म में दिखेगा, हमेशा क्या हो जाएगा, वो एडिटिव नेचर का होगा, क्योंकि ये I1 करंट है वो इस 2 ओम में भी फ्लो हो रहा है और 3 ओम में भी फ्लो हो रहा है, और इसी 2 और 3 ओम से ही फ्लो होकर यहाँ तक जा रहा है। तो सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस, यही होता है फार्मूला कहीं भी ब्रांच के करंट का अगर निकालोगे तो। ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज, सोर्स किसको बोलेंगे, जहाँ से करंट है वो निकल रहा है, और डेस्टिनेशन वोल्टेज कौन सा कहलाएगा, उस पॉइंट का वोल्टेज जिस पॉइंट पर वो करंट है वो जा रहा है। क्लियर हुआ। तो सोर्स है वो 4 होगा, डेस्टिनेशन है वो क्या कहलाएंगे, V1 कहलाएंगे, डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस 2 और 3 5 हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो इन दोनों जंक्शन, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक तीसरा वोल्टेज सोर्स भी है। तो जब भी किसी 2 नोड के बीच में कोई तीसरा वोल्टेज सोर्स भी रहेगा, तो ऑलवेज हम उस बैटरी की उस पोलैरिटी को अजम्पशन करेंगे जिस पोलैरिटी से उसमें करंट बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर कौन से पोलैरिटी से करंट बाहर निकल रहा है, प्लस से। तो यहाँ पर चलो रिप्लेस कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, रफली देखूँ, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इक्वल टू क्या होगा, सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज मतलब 4 वोल्ट से कहाँ जा रहा है, V1 तक जा रहा है। ठीक है, तो सोर्स वोल्टेज माइनस क्या है, सोर्स वोल्टेज 4 माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज क्या है, V1। लेकिन इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन के बीच में एक तीसरा वोल्टेज भी दिख रहा है, 2 वोल्ट का बैटरी लगा है। ठीक है, तो इस 2 वोल्ट के बैटरी को भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 वोल्ट के बैटरी से भी होकर करंट का फ्लो हो रहा है। तो इस 2 वोल्ट के बैटरी की पोलैरिटी को हम वह पोलैरिटी को यूज़ करेंगे जिस पोलैरिटी से ये करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये करंट कहाँ से निकल रहा है, प्लस से निकल रहा है, और उस बैटरी की वोल्टेज क्या है आपका, 2 है, डिवाइडेड बाई, हो गया ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच टोटल वोल्टेज कवर हो गया, ये वोल्टेज प्लस दे इस वोल्टेज प्लस माइनस ये सोर्स माइनस डेस्टिनेशन, ये सोर्स में डेस्टिनेशन को हमेशा घटाओगे। लेकिन अगर कोई तीसरा वोल्टेज सोर्स अगर दिया है, तो उस वोल्टेज सोर्स की उस पोलैरिटी को यूज़ करेंगे जिस पोलैरिटी से उसमें करंट बाहर निकल रहा है। तो प्लस से निकल रहा है, इस कारण +2 लिया, डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस, ब्रांच का रेजिस्टेंस देख लो आप लोग, ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर देखूंगा तो इन दोनों बीच का रेजिस्टेंस, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच का रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये 3 दोनों सीरीज में है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा I1, और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस V1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5। ये I1 की वैल्यू निकल गया।
क्लियर हो गया? आई थिंक सबको क्लियर हो गया। I1 कैसे है, सोर्स माइनस डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाय ब्रांच रजिस्टेंस। अब I2 दे देते थे हम, I2, ठीक है। I2 करंट चाहिए। I2 करंट यहाँ से यहाँ के बीच, तो ये 1 नंबर का पॉइंट है जहाँ की वोल्टेज को मैं अपनी तरफ से V1 माना हूँ। उस V1 से कहाँ तक जा रहा है, 2 नंबर के पॉइंट तक जा रहा है, रेफरेंस तक जा रहा है, और उस रेफरेंस पॉइंट की वोल्टेज को क्या माना है, 0 वोल्ट। तो ये सोर्स वोल्टेज होगा और ये क्या कहलाएंगे, डेस्टिनेशन। तो सोर्स वोल्टेज क्या होंगे, V1 माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, 0। तो सोर्स माइनस डेस्टिनेशन, तो सोर्स माइनस क्या होगा, डेस्टिनेशन डिवाइडेड बाय बीच का रेजिस्टेंस क्या है, 2। तो सोर्स से कहाँ जा रहा है, इस डेस्टिनेशन में जा रहा है, तो सोर्स का वोल्टेज क्या है, V1 है, डेस्टिनेशन का वोल्टेज क्या है, 0। तो सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है, 2। क्लियर हुआ? अब वैसी I3 निकाल लेते हैं। यहाँ पर I3 की वैल्यू है उसको देखते हैं। I3 इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये +4 वोल्ट के बैटरी से इस V1 के बीच फ्लो हो रहा है। तो I3 है वो यहाँ से निकल रहा है, तो ये सोर्स कहलाएंगे, यहाँ तक जा रहा है तो ये डेस्टिनेशन कहलाएगा। तो दिस विल बी सोर्स वोल्टेज, दिस विल बी डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस। तो सोर्स रेजिस्टेंस +4 होगा क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव से निकल रहा है। फिर कहाँ तक जा रहा है, V1 तक जा रहा है। तो सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस। ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 ओम दिख रहा है इन दोनों के बीच, तो 2 ओम। ये हो गया I1 I2 I3। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दूँ तो I1 I2 I3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो, रख दो। ये I1 I2 I3 की वैल्यू निकालना हो ना, यहाँ से उसको रखो, ठीक है। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ करेंट I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो I1 का वैल्यू मतलब 6 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 6 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर I2 की वैल्यू है, I3 की वैल्यू है यहाँ पर 4 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। I2 की वैल्यू है V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। ये ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इक्वेशन नंबर 1 पे I1 I2 और I3 की वैल्यू को रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। V1 सब अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक। तो ये 6/5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएंगे, इसको अलग करूँगा क्योंकि सभी अलग अलग है। 6 V1 को अलग करना है मेरे को, तो V1/5 प्लस क्या हो जाएगी 4/2 माइनस V1/2 इक्वल टू हो जाएगा ये V1/2। मैंने सबको अलग कर दिया क्योंकि मेरे को अननोन पैरामीटर है V1, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्योंकि सब V1 बस अननोन है, बाकी सब नोन है, तो नोन को एक तरफ और अननोन पैरामीटर को एक तरफ ले जाऊँ। तो सारे V1 को सबको एक तरफ ले जाऊँ, तो इधर क्या बचेगा, ये 6/5 बचेगा प्लस 4 क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। उधर जाएगा तो क्या होगा, ये V1/2 प्लस V1/2 प्लस V1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेशनलाइजेशन मेथड से कर सकते हैं। इसका गुना इससे प्लस इसका गुना इससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। 12 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और दिन दोनों का आपस में गुना 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। इन सब का V1/2 हाफ V1 होगा तो V1 हो जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा V1/5। अब इन दोनों को भी गुना कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 32/10 इक्वल टू इसका गुना इससे, तो ये क्या हो जाएगा 5V1 प्लस इसका गुना इससे, तो V1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। तो 5V1 मतलब ये 6V1/5 हो जाएगा, जोड़ोगे तो, और ये हो जाएगा 32 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएगा। मुझे V1 चाहिए तो इस सब इसके कोफिशिएंट को इधर ले आओ, तो ये 32 आपका 10
और इंटू क्या हो जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करूँगा तो 1, और ये 2 बार जाएगा, और 2 से डिवाइड करूँगा इसको तो 16 बार जाएगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 6 होंगे। इसको और डिवाइड करूँगा तो 8/3। क्लियर हुआ, ये 8/3 मिलेंगे। ठीक है, 8/3 वोल्ट मिलेगा। इसको अब और डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा देख सकते हो। मुझे V1 है, V1 की वैल्यू निकालना था। मैंने V1 को एक तरफ लाने के लिए 6/5 का दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो एक साइड V1 बचा। इधर 32/10 इंटू 5/6 हो जाएगा। 5 से 10 को डिवाइड किया 2 बचेगा, 2 से 32 को डिवाइड करूँगा 16 बचेगा। तो अगला होगा 16/6, 16/6 को डिवाइड किया तो ये 8/3 वोल्ट बचेगा। तो सर्किट के नोड नंबर फर्स्ट, इस पर्टिकुलर नोड पर वोल्टेज मुझे मिल गया। ठीक है, ये सिर्फ यही बस अननोन है। अब यहाँ का वोल्टेज निकल गया। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि नोड एनालिसिस से इस सर्किट के 3 ओम पर फ्लो होने वाला करंट निकालो। ठीक है, मतलब I1 निकालो। ठीक है, I1 3 ओम पर मैंने करंट क्या माना है, I1 माना है। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने यही बोला कि नोडल एनालिसिस का यूज़ करो और इस 3 ओम के रजिस्टर पर जो I1 करंट फ्लो हो रहा है उसी को निकाल डालो। तो हमने 3 ओम पर I1 जो माना है उसी को निकालना है। तो हमने यहाँ पर नोडल एनालिसिस में I1 ऐसे निकलेगा बोला। कैसे, I1 बराबर सोर्स वोल्टेज माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज। अब अगर बीच में और वोल्टेज सोर्स है तो उसका वैल्यू डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस। तो I1 इक्वल टू 6 माइनस V1/5 होगा। अब यहाँ पर V1 बस अननोन है, बाकी सब नोन है। अगर मैं यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो आसानी से मुझे I1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं I1। सो करेंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 3 ओम के रेजिस्टेंस के बीच का करंट क्या आ जाएगा, I1 इक्वल टू क्या था आपका 6 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 5। ऐसा निकाले थे हम सोर्स माइनस डेस्टिनेशन वाले फार्मूले से, अभी भी निकाले हैं। तो यहाँ पर रख दो। तो I1 6 V1 का वैल्यू क्या निकाले हम 8/3 होल डिवाइडेड बाई क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर 5, ऐसा निकालें। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर दो। 3 का गुना 6 से करोगे तो 18 होगा, माइनस क्या हो जाएंगे 8 डिवाइडेड बाय 3 और 5 आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा 15 होगा। 18 में 8 घटेगा 10 बचेगा, ये I1। और I1 इक्वल टू 10/15, या फिर I1 इक्वल टू 5 से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 2/3 एम्पियर। तो क्वेश्चन वाले ने इसी को वैल्यू निकालने के लिए बोला था कि नोडल एनालिसिस से सर्किट के उस 3 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जब भी आपको नोडल एनालिसिस बोलेगा, नोडल एनालिसिस के भी आपका लूप एनालिसिस या फिर मेश एनालिसिस मेथड से क्या है, सिंपलेस्ट मेथड है एनालाइज करने का। बेसिकली हम इस मेथड के थ्रू हम वेरियस कॉम्प्लेक्स सर्किट का क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं आसानी से। इसमें क्या होता है, हर एक नोड पर हम हर एक नोड को मार्किंग करते हैं। सर्किट में जितने भी नोड्स हैं मार्किंग करेंगे, हर एक नोड का वोल्टेज अजम्पशन करते हैं। फिर हम इसमें हर एक नोड पर एक एक इंडिविजुअल क्या करते हैं, हम KCL लगाते हैं। KCL लगाने के बाद हर एक किरचॉफ करंट लॉ को उसके ओरिजिनल वोल्टेज इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे। तो वोल्टेज इक्वेशन से रिप्लेस करने के लिए ऑलवेज करंट का होता है, करंट का मतलब होता है किसी भी ब्रांच का करंट हमेशा उस ब्रांच के सोर्स वोल्टेज
और डेस्टिनेशन वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैंने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक नोड था, दूसरा नोड तो कॉमन रेफरेंस नोड था जहाँ की पोटेंशियल को 0 माना, तो एक ही नोड बचा। इस कारण मैंने सिर्फ एक नोड पर केसीएल लगाया। अगर इस सर्किट में अगर दो नोड रहता तो मैं दोनों नोड के लिए केसीएल लगाता, इसके लिए कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा और प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।